चिड़िया चुग गई खेत, शादीशुदा मनोज के साथ थाईलैंड में कंपनी मीटिंग के लिए थाईलैंड ले जाने वाली कंपनी की बात सुनते ही मनोज और उसके दोस्तों की बाछें खिल गईं। एक तो कंपनी के खर्चे पर विदेश जाने का मौका, और वह भी थाईलैंड जैसी जगह जहां पत्नी और बच्चों का झंझट नहीं, यानी सोने पर सुहागा। मनोज और उसके दोस्त सुरेश और भावेश तैयारियों में लग गए। वे दिन गिनने लगे। जाने के जोश में वे अतिरिक्त उत्साह से काम करने लगे। जाने का दिन भी आ गया। अहमदाबाद से तीनों मुंबई पहुंचे। कंपनी के देश भर के डीलर मुंबई में इकट्ठा होने वाले थे। फिर वहां से सब इकट्ठा बैंकॉक जाने वाले थे। रात की फ्लाइट से सब बैंकॉक पहुंचे और सुबह बस से पटाया पहुंचे। होटल पहुंचकर सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे। मनोज को हफ्ते भर से बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वह थकान से निडाल होकर पलंग पर लेट गया। लेटते ही उसको झपकी आ गई। आधे घंटे बाद ही रूम की बेल के बजने से उसकी नींद खुल गई। उसने झल्लाते हुए नींद में ही दरवाजा खोला। भावेश और सुरेश तेजी से कमरे में आए और चहकते हुए बोले, चल यार, थाई मसाज करवा कर आते हैं। शाम वाम को चलेंगे यार, अभी तो थोड़ा सोने दो, बहुत थक गया हूं। मनोज ने पलंग पर लेटते हुए कहा, अरे शाम को तो ओपन शो देखने जाएंगे, मसाज का टाइम तो अभी ही है, फिर आने के बाद नाश्ता करेंगे। सुरेश ने कहा, अबे तू यहां सोने आया है क्या? और थाई मसाज करवाने से तो सारी थकान उतर जाएगी। भावेश ने सुरेश को देखकर आंख मारी। और क्या, होटल के सामने वाली सड़क के उस पार ही तो मसाज पार्लर है। सुरेश ने कहा, तुम लोग जरा देर भी सोए नहीं क्या? मसाज पार्लर भी ढूंढा है। गजब हो यारो, तुम भी। मनोज आश्चर्य से उठ बैठा। सोने के लिए तो उम्र पड़ी है, यहां 4 दिन तो ऐश कर ले। चल चल उठ जा, और चिंता मत कर, हम भाभी को कुछ नहीं बताएंगे। भावेश ने मनोज से छुटकी ली। मनोज झेंप गया। चलो चलते हैं कहकर उठ गया। तीनों होटल से बाहर निकले और रोड क्रॉस कर ली। सामने ही रोज मसाज पार्लर था। तीनों पार्लर में चले गए। रिसेप्शन पर भड़कीले और कम कपड़ों में एक थाई लड़की खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर तीनों का स्वागत किया। उसने गहरे गले की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसके आधे उभार ड्रेस से बाहर दिखाई दे रहे थे। उसे देखते ही सुरेश और भावेश की बाछें खिल गई। मीठी मीठी बातें करके उस लड़की ने तीनों का मन जीत लिया। थाई मसाज के उस लड़की ने तीनों से कुल 2400 भाट रखवा लिए। भाट थाईलैंड की करेंसी है। सुरेश, भावेश ने तो खुशी से पैसे दे दिए, लेकिन मनोज को 800 भाट देते हुए थोड़ा बुरा लगा। इतना पैसा सिर्फ मसाज करवाने के लिए। इससे तो दोनों बच्चों के लिए या पत्नी मीरा के लिए अच्छी ड्रेसेस आ जाती। थोड़ा भारी मन लिए हुए वह मसाज केबिन की ओर बढ़ा। उसके दोनों दोस्त पहले ही खुशी से फड़कते हुए केबिनों में जा चुके थे। मनोज ने भी एक केबिन का दरवाजा खोला और धड़कते हुए दिल से अंदर दाखिल हुआ। केबिन में बड़ा रहस्यमय और सपनीला सा माहौल था। पीली नारंगी मध्यम रोशनी, एक तरफ लाल रंग की सुगंधित मोमबत्तियां जल रही थीं। खुशबू और रोशनी का बड़ा दिलकश कॉम्बिनेशन था। मसाज बेड के पास एक 25-26 साल की खूबसूरत युवती खड़ी थी। वह चटक लाल रंग की शॉर्ट, बिना बाहों की ड्रेस पहने खड़ी थी। लाल रंग में उसका गोरा रंग गजब का खिला हुआ दिख रहा था। टाइट ड्रेस में से उसके सीने के उभार स्पष्ट दिख रहे थे। मनोज क्षण भर को अपनी सुध-बुध खोकर लोलुप दृष्टि से उसे देखता रह गया। लड़की उसकी हालत देखकर मुस्कुरा दी तो मनोज झेंप गया। मसाज वाली लड़की ने इशारे से उसे कपड़े उतारकर बेड पर लेटने को कहा। मनोज उसके जादू में खोया या यंत्रवत कपड़े एक ओर रखकर बेड पर लेट गया। बेड की चादर मुलायम और मखमली थी। इतनी नरम चादर मनोज ने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। कमरे में मनोज को ऐसा लग रहा था कि वह किसी तिलिस्मी दुनिया में आ गया है। वह एक अनोखी रूमानी दुनिया में पहुंच गया। तभी लड़की ने एक सुगंधित तेल उसकी पीठ पर लगाकर मसाज करना शुरू कर दिया। लड़की के मादक स्पर्श से वह मदमस्त होकर एक मादक खुमारी में खो गया। उस पर एक हल्का सा नशा छाता जा रहा था। बंद कमरे में एक जवान लड़की के साथ एक रोमांटिक माहौल में मसाज करवाने का यह उसका पहला अनुभव था। 800 भाट खर्च होने का अफसोस जाता रहा। मसाज करीब 1 घंटे तक चला। थोड़ा नशा हल्का होने पर जान पहचान बढ़ाने के मकसद से मनोज ने उस लड़की से बातचीत करनी शुरू कर दी। वह लड़की
थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल पा रही थी। मनोज ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने जूली बताया। मनोज ने उसकी शिक्षा और घर परिवार के बारे में बात की। वह 25 वर्ष की ग्रेजुएट लड़की थी। उसका घर पटाया से दूर एक गांव में था। माता पिता बूढ़े थे। वह घर चलाने के लिए पटाया में यह काम कर रही थी। मनोज का चेहरा खुशी से लाल हो गया। यह पहली बार हुआ था कि किसी लड़की ने उसकी तारीफ की थी। मनोज ने जूली की इच्छानुसार 2 कोल्ड ड्रिंक और 2 बर्गर का ऑर्डर दे दिया। फिर वह जूली से परिवार के बारे में बातें करने लगा। तुम यही पटाया में रहती हो क्या? नहीं, मैं बैंकॉक के पास एक बहुत छोटे से शहर में रहती हूं, जूली ने बताया। फिर तुम यहां पटाया में कैसे आ गई? मनोज ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में बूढ़े माता पिता और 2 बड़े भाई हैं। यहां पटाया में मैं अपना और माता पिता का भरण पोषण करने के लिए आई हूं, जूली ने खिड़की से बाहर देखते हुए बताया। जब तुम्हारे 2 बड़े भाई भी हैं तो तुम्हें यहां इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। एक गहरी सांस लेकर जूली ने विस्तार से बताना प्रारंभ किया। ये 7 दिन तक मेरे दोनों बड़े भाई शादी करके माता पिता से अलग हो गए हैं। वे घर में एक पैसा भी नहीं देते, यहां तक कि घर में आते भी नहीं हैं। मेरे पिता और मां दोनों जिंदगी भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाते रहे। भाइयों की पढ़ाई और शादी में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब हमारे पास खाना खाने के भी लाले पड़ गए। पिता अब काफी बूढ़े हो गए हैं और अधिक मजदूरी नहीं कर सकते। तो तुमने वहीं कोई नौकरी क्यों नहीं कर ली? मनोज ने सवाल किया। पैसों की कमी के कारण पिताजी मुझे ज्यादा पढ़ा नहीं पाए। वहां ऐसी कोई नौकरी नहीं मिली जिससे गुजारे लायक कमा पाऊं। इसलिए मां ने 6 महीने पहले मुझे यहां पटाया भेज दिया ताकि मसाज का काम सीखकर पैसा कमा सकूं। वे तो मुझसे बुरा काम करने पर भी जोर दे रही है क्योंकि उसमें पैसा बहुत मिलता है। पटाया में हजारों लड़कियों इसी काम में लगी है और सैलानियों से अच्छा खासा पैसा ऐंठती है, जूली ने तिक्त स्वर में कहा। फिर तुम अब तक? मनोज ने उसके चेहरे पर एक भेदभरी नजर डालते हुए पूछा। नहीं, मैं अभी तक वर्जिन कुनारी हूं, जूली ने तपाक से उत्तर दिया। मैं किसी भी कीमत पर रेड जोन में नहीं जाना चाहती, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। मैं इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती हूं, लेकिन यहां पार्लरों में जिस तरह के लोग आते हैं, तुम कब तक अपने आप को बचाकर रख पाओगी? मनोज ने पूछा। हां, कभी कभी बहुत परेशानी में पड़ जाती हूं, बहुत डर लगता है, पर अब तक बची हुई हूं। इसीलिए जल्द से जल्द यहां से वापस जाना चाहती हूं, क्योंकि आप जैसे शरीफ और सच्चे लोग हर रोज नहीं मिलते। जूली ने एक बार फिर से मनोज की तारीफ की तो वह और अधिक खिल उठा। जूली ने उत्साहित स्वर में जवाब दिया। मनोज के गले में जैसे अचानक ही कुछ अटक गया। जूली उसकी मनोदशा समझकर गंभीर मगर रोआ से स्वर में बोली, मैं जानती हूं यह बहुत बड़ी रकम है और आज के युग में इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता कि बिना लड़की का इस्तेमाल करके उसे एक तिनका भी दे दे। आजकल तो सब मर्द शरीर के लोलुप होते हैं। लड़की का जी भर कर इस्तेमाल किया और फिर उसके हाथ में चंद नोट पकड़ा दिए। बिना स्वार्थ पूर्ति के महज इंसानियत के नाते लड़की की मदद करने वाले बड़े दिल के स्वार्थ रहित सच्चे मर्द आजकल बचे ही कहां हैं? जूली ने एक तीखी चुभती हुई नजर से मनोज को देखा। जूली के आक्षेप से मनोज के अंदर का मर्द तिलमिला गया। उसी क्षण उसके आहन ने सिर उठाया। क्या तुम सच्चे और शरीफ मर्द नहीं हो? नहीं नहीं जूली, मर्दों के बारे में तुम्हारी यह धारणा सही नहीं है। सारे मर्द ऐसे शरीर लोलुप नहीं होते। मनोज ने हड़बड़ाकर उत्तर दिया। अरे जाने दीजिए मनोज जी, मेरा तो रात दिन मर्दों से ही वास्ता पड़ता रहता है। मैं अच्छे से समझ चुकी हूं मर्दों की फितरत और नीयत को, जूली कड़वे स्वर में बोली। मेरा पाला तो आज तक कामुक पुरुषों से ही पड़ा है। मसाज करवाते समय ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि अपने आप से ही घृणा होने लगती है। जूली की आंखें छलछला आई। क्षण भर को मनोज को उस अनजान विदेशी लड़की से सच्ची सहानुभूति हो आई, पर उसने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया। कहीं सहानुभूति जताते ही यह पैसा न मांगने लगे। पर तभी मन के एक कोने में एक धिक्कार सी उठी कि उससे मसाज करवाने में, बातें करने में, उसके साथ रेस्टोरेंट में मिलने आने में उसे कोई ऐतराज नहीं है,
पर उसकी मदद के नाम से वह कतरा रहा है। आखिर कहीं ना कहीं वह एक कम उम्र खूबसूरत जवान लड़की के प्रति किसी प्रकार का तीव्र आकर्षण अपने मन में महसूस तो कर ही रहा है। न शाम ढलने लगी थी। अब आप कहां जाएंगे? जूली उससे पूछ रही थी। मैं सोच रहा हूं कि आज फ्री हूं तो पत्नी और बेटों के लिए कुछ शॉपिंग कर लूं, मनोज ने कहा। यहां आसपास कोई मॉल है क्या? मॉल में तो आपको सब कुछ बहुत महंगा मिलेगा। यहां से पास में ही एक लोकल मार्केट है, वहां क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और कीमतें भी मॉल की अपेक्षा काफी कम है। यदि आप चाहें तो मैं आपको वहां ले जा सकती हूं। शाम को मैं फ्री हूं, जूली ने प्रस्ताव रखा। हां हां, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। अच्छा है, मुझे एक खूबसूरत और अनुभवी गाइड मिल जाएगी। अब की बार जूली का मन हल्का करने के लिए मनोज ने उसकी तारीफ कर दी। जूली का चेहरा खिल गया। दोनों मार्केट की ओर निकल गए। मार्केट जाने वाली स्ट्रीट पर चारों ओर का वातावरण बड़ा ही उन्मुक्त था। हर ओर लड़के लड़कियां, औरत आदमी छोटे छोटे कपड़ों में एक दूसरे की कमर में हाथ डाले मस्ती में चूर दीन दुनिया से बेखबर अपने ही रंग में झूमते हुए घूम रहे थे। मनोज ने अपने जीवन में पहली बार ऐसी उन्मुक्तता देखी थी। उसका दिल ये सब रंगीनियां देखकर फड़कने लगा। जूली उसके दिल की हालत समझ गई। उसने मनोज की कमर में हाथ डाला और उसका हाथ अपने कंधे पर रख लिया और हंस पड़ी। फिर वह भी मनोज के साथ मस्त होकर घूमने लगी। जूली के स्पर्श से मनोज का रोम रोम सुलगने लगा, पर उसने अपने आप पर नियंत्रण रखा। हां, उस पर एक मीठी रूमानियत छाने लगी थी। एक लड़की के साथ इस तरह से घूमने का उसका पहला अनुभव था। जूली ने सही कहा था। यहां पर सुंदर विदेशी वस्तुओं की भरमार थी और काफी सस्ती भी थी। मनोज ने पत्नी और बच्चों के लिए ढेर सारी शॉपिंग कर ली। जूली की आंखों में भी कुछ वस्तुओं को देखकर चमक उभर आई थी, जिसे मनोज ने भांप लिया। उसने जूली को भी वे चीजें खरीद दी जिन्हें जूली ने बड़े उत्साह और खुशी से स्वीकार कर लिया। उस रात मनोज ने एक रेस्टोरेंट में जूली के साथ कैंडल लाइट डिनर किया। देर रात वह अपने होटल में वापस आया, तब तक सब सो चुके थे। उसने राहत की सांस ली, वरना भावेश और सुरेश व्यर्थ ही प्रश्नों की झड़ी लगा देते। पलंग पर लेटकर भी मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। बचपन से ही वह बॉयज स्कूल और कॉलेज में पढ़ा था, इसलिए कभी लड़कियों से उसका संपर्क और दोस्ती नहीं रही। पढ़ाई के बाद नौकरी और फिर घर की जिम्मेदारियों के चलते माता पिता की मर्जी की लड़की से शादी, यही घिसी पिटी कहानी रही उसके जीवन की। विवाह के बाद की जिंदगी भी बहुत ही आम और साधारण रही उसकी। कोई नयापन नहीं, कोई रोमांच नहीं। बच्चों और सास ससुर व घर की देखभाल में लीन एक आदर्श भारतीय नारी। उसकी पत्नी, मां और बहू के रूप में आदर्श भारतीय नारी थी। लेकिन वह मनोज के स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। मनोज मस्तमौला, खिलंदड़ स्वभाव का था। वह चाहता था कि मीरा भी उसके साथ दोस्तों की महफिलों में जाए, हंसी मस्ती करे, पार्टियां मनाए, कैंडल लाइट डिनर करे, परंतु मीरा को यह सब पसंद नहीं था। उसके पीछे हर समय घर या बच्चों का कोई न कोई काम लगा ही रहता था और मनोज मन मसोस कर रह जाता। मनोज के दोस्त लड़कियों के साथ अपनी दोस्ती और मौज मस्ती के किस्से सुनाते तो मनोज का दिल भी बल्लियों उछलने लगता था। पर क्या करे, उसके तो ऑफिस के उस विभाग में जहां वह काम करता था एक भी लड़की नहीं थी। मगर अब जूली से मिलने के बाद मनोज के मन की रंगीनियां जागने लगी थी। आज का कैंडल लाइट डिनर उसके दिल को छू गया था। पैसे को हमेशा किफायत और संभाल कर खर्च करने वाला मनोज अब दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहा था, ताकि दिल की वर्षों से अधूरी पड़ी तमन्नाएं पूरी हो जाएं। सुबह मनोज की आंख जल्दी खुल गई। वह देर तक जूली के बारे में सोचता हुआ पलंग पर पड़ा रहा। 8 बजे भावेश और सुरेश फिर से आ धमके मसाज के लिए। आज मनोज सहर्ष तैयार हो गया। तीनों फिर पहुंचे पार्लर। जूली व्यग्रता से मनोज की राह देख रही थी। वह लपक कर उसके पास आई और हाथ पकड़कर उसे केबिन में ले गई। आज मसाज के समय मनोज के मन में इच्छाओं के सर्प फन उठा रहे थे। नसों का लहू बार बार आवेश से तेज हो रहा था, पर जूली मसाज करते हुए पूरे समय मनोज के सचरित्र और सभ्यता संस्कारों के गुण गाती रही, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाया। अपने मन को जबरदस्ती काबू में करके रखा।
आज उन लोगों को शहर से बाहर समुद्र के किनारे पैरासीलिंग के लिए जाना था। ब्रेकफास्ट करके वे लोग निकल जाएंगे और देर शाम को वापस आएंगे। सुनते ही जूली का चेहरा उतर गया तो मनोज ने उसे आश्वासन दिया कि वह डिनर उसी के साथ करेगा। दिन भर के कार्यकलापों में मनोज बहुत थक चुका था। वह पलंग पर पड़े रहना चाहता था, लेकिन जूली से मिलने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा था। गर्मागर्म पानी से नहाकर वह तैयार होकर नियत समय पर नियत स्थान पर पहुंच गया। जूली वहां पहले से ही प्रतीक्षारत खड़ी थी। आज उसे देखते ही भावातिरेक में जूली ने उसे गले से लगा लिया। मनोज भड़क उठा। उसकी सारी थकान दूर हो गई। देर तक वे पटाया कि रंगीन चकाचौंध और मस्ती से भरी हुई सड़कों पर घूमते रहे। फिर एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। वहां का माहौल मदहोश कर देने वाला था। डांस फ्लोर पर जोड़े एक दूसरे की बाहों में खोए हुए झूम रहे थे। जूली ने मनोज से डांस का प्रस्ताव रखा। उसे तो मुंहमांगी मुराद मिल गई। वह झट से उठ बैठा। जूली के जवान और मस्ती में चूर शरीर के सान्निध्य में मनोज अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह इस नए अनुभव में पूरी तरह मदहोश हो गया। जूली का नशा उस पर पूरी तरह चढ़ चुका था। वह उसके जादू में गिरफ्तार हो गया। डिनर करते समय जूली ने आंखों में आंसू भरकर फिर अपनी व्यथा सुनाई कि माता पिता की वृद्धावस्था और दवाइयों के बढ़ते खर्च के दबाव के चलते उसकी मां ने कल फिर से उसे रेड जोन में जाने का आग्रह किया। कल उसकी मां ने उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाया कि उसे उनकी जरा सी भी चिंता नहीं है। वह तो बस अपने आप में ही मस्त है। मैं उस गंदे धंधे में नहीं पड़ना चाहती मनोज, पर मां लगातार मुझ पर दबाव बनाती जा रही है। हर दूसरे दिन मुझे बुरा भला कहती रहती है। मैं क्या करूं? इससे तो अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूं। जूली सुबकते हुए बोली। नहीं नहीं। जूली उसके हाथ पर सहानुभूति से अपना हाथ रखते हुए मनोज ने उसे सांत्वना दी। ऐसे निराश नहीं होते। मैं जाने के पहले ऐसा इंतजाम कर जाऊंगा कि तुम्हें इस कीचड़ में न ढसना पड़े। ओह मनोज, सच में मैंने अपने जीवन में तुम्हारे जैसा सच्चे और भले हृदय का आदमी नहीं देखा। भावनाओं के अतिरेक में जूली ने मनोज का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर चूम लिया। उस रात होटल के कमरे में सोया मनोज सुबह होने तक इसी उधेड़बुन में पड़ा रहा कि क्या करे और क्या नहीं। एक क्षण उसे एहसास होता कि वह व्यर्थ ही जूली के चक्कर में पड़ गया है। 4 दिनों के लिए आया है, घूमे फिरे और लौट जाए। बेकार ही यह जंजाल उसने अपने गले बांध लिया है। जिंदगी में दोबारा कभी उससे मुलाकात तो होगी नहीं। फिर इतना पैसा वह क्यों उस पर खर्च करने की सोच रहा है? पर दूसरे ही क्षण उसका पुरुषत्व उसे धिक्कारता कि वह एक बेबस की मदद करने से कतरा रहा है, वह भी चंद पैसों के लिए। सच तो यह था कि वह गले तक जूली के आकर्षण में डूब चुका था। उसमें पता नहीं ऐसा क्या था कि वह अपने आप को जूली से तटस्थ नहीं रख पा रहा था। आखिर में उसने यही तय किया कि वह जूली की मदद अवश्य करेगा। तब जाकर उसे नींद आई। $2000 मामूली रकम नहीं थी। दूसरे दिन भावेश, सुरेश और 2-1 और दोस्तों के पास से इकट्ठा करके मनोज ने ठीक $2000 जूली को दिए। क्षण भर को जूली हतप्रभ सी खड़ी डॉलर्स को देखती रही, फिर मनोज के गले लगकर रोने लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। उसका स्पर्श पाकर मनोज के दिल में तरंगे उठने लगी। मन में यह लालसा होने लगी कि काश अब तो जूली खुश होकर बस एक बार समर्पण कर दे, पर ऊपर से मर्यादावश वह कुछ बोल नहीं सका। अफसोस, जूली ने भी ऐसी कोई इच्छा नहीं जताई। वह शाम भी उसने जूली के साथ बिताई। पूरे समय जूली उसका आभार प्रकट करती रही। उसने मनोज को कसम खिलाई कि वह भारत वापस जाकर उसे भूलेगा नहीं और हमेशा उसे फोन करेगा। दूसरे दिन मनोज भारत के लिए वापस निकल आया। जूली ने आंखों में आंसू भरकर उसे भावभीनी विदाई दी। उसने वादा किया कि वह जल्द से जल्द उसे पैसे वापस करेगी। भारत वापस आने पर मनोज का हर रोज जूली से बात करने का सिलसिला जारी रहा। बातों से ही उसे पता चला कि जूली अपने घर लौट गई है और उसने शॉप खोल ली है। वह हर रोज अपने कार्य की प्रगति के बारे में उत्साह से उसे बताती, जैसे आज उसने क्या खरीदा, उसे शॉप में कैसे जमाया। लोग उसकी दुकान पर आने लगे हैं। उसे उसके पैसे जल्द से जल्द चुकाने हैं, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रही है। इधर दिन, हफ्ते, महीने बीत गए,
पर जूली ने मनोज का एक भी पैसा वापस नहीं किया। मनोज को तो भावेश, सुरेश और बाकी लोगों के पैसे वापस करने ही पड़े। दोनों अक्सर उसे कहते कि उसने धोखा खाया है, जूली ने उसे बेवकूफ बनाया है, पर मनोज का मन यह मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन आजकल वह जब भी जूली से पैसे लौटाने की बात करता, वह टालमटोल करने लगती, अपनी परेशानियां गिनाने लगती। फिर एक दिन अचानक जूली ने अपना फोन बंद कर दिया। मनोज महीनों उसे फोन लगाता रहा, पर वह नंबर स्विच ऑफ ही आता। अब तो मनोज भी समझ गया कि उसने धोखा खाया। वह रात दिन जूली को गालियां देता और अपनी मूर्खता पर पछताता। ठगे जाने से वह बुरी तरह तिलमिला रहा था। उसे सबसे ज्यादा जलन इस बात पर हो रही थी कि उसके दोस्त इससे बहुत कम पैसों में लड़कियों के साथ ऐश कराए और वह इतना सारा पैसा खर्च करके भी सूखा रह गया। बेकार की भावनात्मक सहानुभूति में पड़कर अच्छा भला छूना लग गया। 2 साल बीत गए। जूली का अता पता नहीं था। मनोज भी उस कसक को जैसे तैसे करके भूल गया था। एक दिन मुंबई में उसका एक दोस्त उससे मिलने आया। दोनों ऑफिस में मनोज के केबिन में बैठकर बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में उसके दोस्त अजय ने उसे बताया कि वह हाल ही में थाईलैंड के पटाया शहर गया था। और उसके बाद अजय की कहानी सुनकर मनोज सन्न रह गया। उसे लगा कि जैसे अजय उसकी ही कहानी सुना रहा है। उसकी कहानी का प्रत्येक शब्द और घटना वही थी जो 2 साल पहले मनोज के साथ घटी थी। मनोज के घाव हरे हो गए। उसने अजय को अपनी आपबीती सुनाई। सुनकर अजय भी बुरी तरह चौंक गया। उसने तुरंत जूली को फोन लगाया, क्योंकि उसके पास उसका नया नंबर था ही। उसने स्पीकर ऑन करके जूली से बात की। जूली की आवाज सुनते ही मनोज उसे पहचान गया। उसने अजय को इशारे से बताया कि यह वही है। अब तो अजय भी बौखला गया और मनोज का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसके अंदर लावा उबलने लगा। वह जूली को अनाप शनाप बोलने लगा। पहले तो वह अचकचा गई, फिर मनोज को पहचान गई। मनोज उसे गालियां देने लगा तो जूली को भी गुस्सा आ गया। देखिए मिस्टर मनोज, जबान संभाल कर बात करिए। आपको कोई हक नहीं बनता मुझे बुरा भला बोलने का। जूली तीखे स्वर में बोली। धोखेबाज, एक तो धोखा देती हो, ऊपर से तेवर दिखाती हो। उलटा चोर कोतवाल को डांटे मनोज तिलमिला कर बोला। धोखेबाज कौन है ये अपने आप से पूछो। जूली कड़वे स्वर में बोली। तुम मर्द लोग विदेश जाकर कम उम्र की लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाने और ऐश करने के लिए सदा लालायित रहते हो। दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने को आतुर रहते हो। लड़कियों के साथ घूमने और एंजॉय करने, मौज मस्ती करते समय तुम्हें एक बार भी यह ख्याल नहीं आता कि तुम अपनी पत्नियों के साथ धोखा कर रहे हो। लड़कियां तुम्हें हंस कर देख ले, तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर ले, तो तुम्हें अपना जीवन सार्थक और धन्य नजर आने लगता है। बोलो, तुम्हारा अंतर्मन एक बार भी तुम्हें कचोटता नहीं है? फिर थोड़ा रुक कर, मैंने न तुम्हारी जेब काटी, न बंदूक दिखाकर तुम्हें लूटा है। पैसे तुमने अपनी मर्जी से मुझे दिए थे, लेकिन तुमने पैसे वापस करने को तो कहा था ना। उसका क्या? मनोज गुस्से से बोला। हां कहा था, नहीं कहती तो क्या। एक गरीब और असहाय लड़की की सहायता बिना किसी लालच के करते तुम लोग नहीं, कभी नहीं करते। धोखा असल में मैंने तुम्हें नहीं दिया, तुम्हारी गलत प्रवृत्ति ने तुम्हें दिया है। सच सच बताना, पैसा देने के बाद क्या तुम्हारे मन में मेरे साथ हमबिस्तर होने की तीव्र इच्छा नहीं हो रही थी? पैसे के एवज में क्या तुम लोग मेरा शरीर नहीं चाह रहे थे? वह तो मैं पूरे समय तुम्हें शराफत का वास्ता देती रही, इसलिए बच गई। और मैं तुम्हारी मर्यादा और चरित्र की झूठी तारीफें भी इसीलिए करती रहती थी कि तुम लोग अपनी हद में रहो। जूली की बातों की सच्चाई ने मानो उन्हें नंगा कर दिया। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए सिर नीचा करके बैठे रहे और जूली बोलती रही। सच कहूं तो पुरुषों को उनकी प्रवृत्ति ही धोखा देती है। नया रोमांच, नया अनुभव पाने की इच्छा ही उन्हें डुबोती है। तुम लोग अपनी पत्नियों के प्रति वफादार होते नहीं और हमें गालियां देते हो। क्या बुरा करती हूं जो तुम जैसे मर्दों से पैसा ऐंठ कर मैं आज तक अपनी इज्जत बचाती आई हूं। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, क्योंकि यह नंबर मैं आज ही बंद कर दूंगी। अच्छा हुआ जो अजय को भी सच पता चल गया। गुड बाय और जूली ने फोन काट दिया। अजय और मनोज सन्न होकर चुप बैठे थे। जूली ने उन्हें आईना दिखा दिया था।
चिड़ियां खेत चुग चुकी थीं।